ट्रांजिस्टर जो टर्म बना है ट्रांसफर प्लस रेजिस्टर से, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए। पीएनपी ट्रांजिस्टर में हमने देखे कि 3 टर्मिनल होंगे, 3 पार्ट होगा। एक पीएन जंक्शन, पहला उसको फॉरवर्ड बायस रखते हैं एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर के यूज के लिए, और दूसरा एनपी जंक्शन जिसको रिवर्स बायस रखते हैं। और टर्म जो है ट्रांसफर रजिस्टर, तो जो फॉरवर्ड होगा उसका रेजिस्टेंस 0 और जो रिवर्स होगा उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। तो आप पहले वाला जो पी और एन है वहां पर एक को कह देते हो इमीटर, एक को कह देते हो बेस, और बाद वाला जो एनपी है, एन तो कॉमन ही है, वो एन है बेस और नेक्स्ट राइट साइड वाला पी है कलेक्टर। तो इनमें एक को इमीटर कहा, एक बेस, एक कलेक्टर, 3 टर्मिनल वाला ये इंस्ट्रूमेंट हुआ। और जब इमीटर इमिट करेगा, मतलब यदि कोई चार्ज कैरियर जिसे कहें, चाहे होल कह लें चाहे फ्री इलेक्ट्रॉन कह लें, ये मूव करता है, तो ये किधर से किधर मूव करवा रहे हो, लो रेजिस्टेंस रीजन से हाई रेजिस्टेंस रीजन की तरफ। इसलिए इसका हम जो नाम रख रहे हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज कैरियर फ्रॉम लो रेजिस्टेंस रीजन टू हाई रेजिस्टेंस रीजन, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। और जब एक्टिव रीजन में इसे यूज करना होता है, तो एक्टिव रीजन में यूज करने के लिए हमेशा पहला जो टुकड़ा है उसे फॉरवर्ड बायस करते हैं और दूसरा टुकड़ा जो है उसे रिवर्स बायस करते हैं। इमीटर बेस फॉरवर्ड बायस और बेस कलेक्टर रिवर्स बायस। चूंकि इमीटर को इमिट करते वक्त हम ध्यान रखते हैं तो सारा का सारा जो इमिट किया गया है चार्ज वो कलेक्टर तक पहुंचे, तो बीच में बेस को थिन रखते हैं जिससे वहां रिकॉम्बिनेशन ज्यादा ना हो। तो इमीटर हमेशा हाईली डोप्ड होता है, बेस फिवली डोप्ड या लोली डोप्ड, और जो कलेक्टर होता है ये होता है मॉडरेटली डोप्ड। नेक्स्ट यहाँ देख रहे हैं इनके आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए पहला पार्ट हमने देखा है कि इमीटर जो है, इमीटर बेस और इमीटर बेस का करंट और इमीटर बेस का वोल्टेज, उनका रिलेशन, चूंकि ये इमीटर बेस फॉरवर्ड बायस है तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बना दो। ध्यान रखो कि कलेक्टर इमीटर के बीच वाले वोल्टेज कांस्टेंट बने रहे, और तब आप चेंज करते हो वीईबी और आईईबी को बदलता देखते हो। अगला एक रिवर्स बायस्ड जंक्शन है, तो उसके लिए जो हम ग्राफ बना रहे होंगे वो रिवर्स बायस्ड वाला अकेले बनाते, दूसरा आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स आगे जो कलेक्टर बेस वाला होता, तो उनमें बनाते वक्त आईबी को कांस्टेंट रख करके वेरिएशन लेकर सोचा जा रहा है आईसी और वीबीई के बीच, वीबीसी के बीच रिलेशन। और ये रिवर्स बायस्ड वाले को फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रहे हैं, केवल इतना सा काम। एनसीईआरटी एक बार इसके लिए जरूर देख लें। फिर हम आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे, पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन, पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो इसमें पहला कॉन्फ़िगरेशन हो गया कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं बेस टर्मिनल इज कॉमन इन इनपुट एंड आउटपुट। दूसरा यहां बनता है, इसी का दूसरा नाम भी रखा जाता है, इसी का दूसरा नाम रखा जाता है और ग्राउंडेड बेस कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंडेड बेस कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, या इसी का नाम रखते हैं ग्राउंडेड इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें इमीटर टर्मिनल, इमीटर इज कॉमन इन इनपुट एंड आउटपुट। और तीसरा आ जाता है कॉमन कलेक्टर
कॉन्फ़िगरेशन, या इसे कह देते हैं और कॉमन, कॉमन तो हो गया ग्राउंडेड कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। यहां क्या कॉमन होगा? कलेक्टर इज कॉमन इन इनपुट एंड आउटपुट। अब आपके क्या ये कॉमन वर्ड समझ में आया? इनपुट आउटपुट लेके दो वायर चाहिए, तो कोई ना कोई एक वायर कॉमन रखना पड़ेगा। यदि कॉमन बेस को रखते हो तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहलाए। कॉमन यदि इमीटर को रखते हो इनपुट आउटपुट में तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन कहलाए। और कॉमन यदि कलेक्टर है इनपुट आउटपुट में तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कहलाए। अब बारी आता है ये सोचने की कि इन्हें मैं ग्राउंडेड वर्ड के साथ क्यों यही नाम दे रहा हूं? ग्राउंडेड बेस, ग्राउंडेड इमीटर, ग्राउंडेड कलेक्टर। तो इसके पीछे एक लॉजिक है। फॉरवर्ड बायस कैसे आपने किया है इमीटर बेस को? तो इमीटर यदि पी है तो उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है, और बेस एन है तो उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है। इसका मीनिंग ब्रॉड वे में क्या है कि इमीटर टर्मिनल शुड बी एट हायर पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू बेस टर्मिनल। तो बैटरी के हम टर्मिनल देखते रहे, उसमें कई बार कंफ्यूजन आता है फॉरवर्ड और रिवर्स देखने में। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला डायग्राम देखिए। यदि यहां पर एक ग्राउंड से इसे मैं कनेक्ट कर दूं तो इसका पोटेंशियल कितना मान लिया जाएगा? 0 वोल्ट। ये ग्राउंडेड कर देने पे जो कॉमन है, जो कॉमन टर्मिनल है उसे यदि ग्राउंडेड कर दे तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। तो उस 0 के रेस्पेक्ट में जो हमारा P है उसे मुझे क्या देना पड़ेगा? हायर पोटेंशियल। आप हायर पोटेंशियल देते हो, मान लो यहाँ 5 वोल्ट, तो यहाँ पर कितना हो गया? ये 5 वोल्ट। और हम कहेंगे कि ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया क्योंकि बेस है 0 वोल्ट पे और इमीटर कितने पे है? 5 वोल्ट पे। हायर पोटेंशियल पे आ गया इमीटर बेस के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। और उधर बेस कलेक्टर के बारे में सोचो, यदि ये 4 वोल्ट और 4 वोल्ट वाले दो बैटरी लगाते तो ये क्या हो जाता? -8 वोल्ट। बेस है 0 पे जो कि एन है, और अगला जो पी है कलेक्टर वो है -8 पे। पी को निगेटिव दे देना, पी को निगेटिव दे देना क्या कहलाएगा? हमने रिवर्स बायस्ड कर दिया। तो जिसको कॉमन रखते हो, बाइसिंग चेक करने में आसानी होगा यदि उस कॉमन वाले वायर को ग्राउंडेड कर दो। कॉमन वाले वायर को क्या कर दो? ग्राउंडेड कर दो। आपको इससे नहीं पता चलेगा ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहला रहा है। यहां मैं एक चित्र बनाता हूं आगे चल के। पीएनपी पीएनपी ट्रांजिस्टर working as amplifier in common base
कॉन्फ़िगरेशन। यार एक काम करो, पीएनपी तो आप देख चुके ना, इस बार मैं किसको ले रहा हूं, एनपीएन को लेता हूं, जिससे फिर से डायग्राम देखने का आपको मौका मिले एनपीएन का। एनपीएन ट्रांजिस्टर वर्किंग एज एम्पलीफायर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो एनपीएन मैं बनाने की सोच रहा हूं, ये मेरे दिमाग में आ गया एन, फ्री इलेक्ट्रॉन वाले, होल मैं दिखाता ही नहीं, ये आ गया पी, और ये आ गया एन। तीन टर्मिनल हो गए, ये हो गया इमीटर, ये हो गया बेस, और ये हो गया कलेक्टर। किसको फॉरवर्ड बायस करना है, किसको फॉरवर्ड बायस करना है, बेस इमीटर शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड, और बेस कलेक्टर शुड बी रिवर्स बायस्ड। यहां बी को मैंने ग्राउंडेड कर दिया। मुझे बताओ एन को क्या देना है, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल, फॉरवर्ड बायस्ड कर रहे हैं, एन को एन दे देना फॉरवर्ड बायस्ड, पी को पी दे दो, एन को एन दे दो, निगेटिव दे दो तो फॉरवर्ड बायस्ड। तो यहाँ क्या कर दूं, छोटी डंडी, ये बड़ी डंडी। और बताओ सी वाला जो है, इसे आप करते हो रिवर्स बायस, बीसी को रिवर्स बायस्ड कैसे करोगे, नेगेटिव देना है, ध्यान देना, ये लेते हैं लोड रेजिस्टेंस, यहां पर रिवर्स बायस के लिए एन को क्या देना है, निगेटिव या पॉजिटिव, एन को क्या देना है, निगेटिव या पॉजिटिव, एन को पॉजिटिव दे दो तो रिवर्स बायस, एन को निगेटिव दे दो तो फॉरवर्ड बायस, एन को पॉजिटिव दे दो तो रिवर्स बायस। और आउटपुट जो इसमें हम देखते हैं वो यहां देखते हैं, वी आउटपुट इन दो टर्मिनल के बीच, और ये किसके बराबर होगा, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा होगा, इमीटर से कलेक्टर की तरफ। तो करंट का डायरेक्शन किधर से किधर लेंगे, करंट का डायरेक्शन लेंगे कलेक्टर से इमीटर की तरफ। यहां पर कलेक्टर करंट, यहां पर बेस करंट, और यहां पर इमीटर करंट। अब आउटपुट आप लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, ये है सीसी, वीसीसी माइनस आईसी इंटू लोड रेजिस्टेंस आरएल, वीसीसी माइनस आईसी इंटू आरएल। आप यदि उंगली से सी से डी तक आएंगे, सी से डी तक आएंगे तो पहले करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो माइनस आईसी इंटू आरएल, और बाद में पॉजिटिव टर्मिनल मिला बैटरी का तो प्लस वीसीसी माइनस आईसीआरएल, ये सी से डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सी से डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसे आप आउटपुट कह रहे हैं। अब होता क्या है कि आप जब करंट के बारे में सोचो तो इमीटर ने 100 इलेक्ट्रॉन भेजा, तो 10 बेस में कंबाइन कर गया, वो बेस करंट बना, और बाकी 90 पहुंच गया कलेक्टर के पास, वो कलेक्टर करंट में बना। तो ध्यान रखिएगा कि आई जो होता है ये वेरी क्लोज होता है आईसी के, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि आई बड़ा होता है आईसी से, और आईबी जो होता है वो बहुत बहुत छोटा होता है आई या
IB जो है बहुत बहुत छोटा होता है IC से। ये कुछ पॉइंट्स देखिएगा तो इनमें एक रिलेशन जो है ये सारे ट्रांजिस्टर के लिए वैलिड है, चाहे PNP हो, NPN हो, चाहे कॉमन बेस हो, चाहे कॉमन कलेक्टर हो, चाहे कॉमन एमीटर हो। इमीटर 100 इलेक्ट्रॉन भेजेगा, कलेक्टर 90-99 कलेक्ट कर लेगा, और 2 4 5 जो है वो बेस में रिकम्बाइन होगा। बेस में जितना रिकम्बिनेशन हुआ वो जो है या कंबाइन हुआ है फ्री इलेक्ट्रॉन होल के साथ, वो जो है बेस करंट का पार्ट बन जाएगा, और जो कलेक्टर तक पहुंच जा रहा है वो कलेक्टर करंट का पार्ट बन जा रहा है। आप IE, अच्छा ये बताओ IE, IB, IC में सबसे बड़ा करंट कौन सा होगा? IB, IE और IC में सबसे बड़ा करंट कौन सा होगा? IE। और सबसे छोटा करंट कौन होगा? IB। और IC के बारे में क्या ख्याल? वो काफी नजदीक होगा किसके? B और E। क्या ये आइडिया समझ में आ गया? और जब करंट के जंक्शन रूल की बात करेंगे तो इमीटर करंट बराबर हो जाएगा बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। इमीटर वाला ही इमिट करेगा, वही दोनों करंट का पार्ट है। एरो तो बाद में सोच लेना, एरो तो है कि यार इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसके अपोजिट करंट का डायरेक्शन हम लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के जाने के अपोजिट। एम्पलीफायर का क्या काम? तो जब क्लास भरा हुआ रहता था तो हम लोग माइक ऑन करते थे और एक बाहर से एम्पलीफायर मंगवा लेते थे कि भाई आरके एम्पलीफायर लेते आओ, माइक एक लगाते थे, धीरे बोलते थे, सबको सुनाई देता था। एम्पलीफाई थोड़े से एम्पलीट्यूड वाले वेव को बड़े से एम्पलीट्यूड वाले वेव में बदल देता है, जिससे इंटेंसिटी बढ़ जाती है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। याद करो, यही है ना। और जब किसी वेव की बात करेंगे किसी सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, या तो वो वोल्टेज होगा या करंट होगा। अरे एसी करंट तो सुना है ना यार, I = sin ωt, वेव जैसा ही तो होता है, प्लस माइनस में बढ़ता रहे, घटता रहे। तो उनके एम्पलीट्यूड को बढ़ाने घटाने का काम ये एक छोटा सा पीएनपी ट्रांजिस्टर कर सकता है या एनपीएन ट्रांजिस्टर कर सकता है। और यदि एनपीएन ट्रांजिस्टर ये काम कर सकता है तो कैसे करता है, एक पॉइंट। और यदि ऐसा करता है तो वो एक अच्छा एम्पलीफायर हो गया। अब एम्पलीफायर की तरह यदि यहाँ वर्क करता है तो यहाँ तो है करंट या वोल्टेज। तो सोचो, यहाँ एक इनपुट आपने दिया, डायग्राम में चेक करना, सिनुसॉइडल इनपुट। कैसा इनपुट दे दिया? सिनुसॉइडल इनपुट। ये इनपुट वोल्टेज वाला मैंने ग्राफ बना दिया, V इनपुट। टाइम के साथ ये प्लस माइनस हो रहा है। अब आउटपुट के बारे में हमें विचार करना है, क्या होने वाला है। मुझे ये बताओ, यहां जब ये प्लस होगा ऊपर वाला सर्किट और नीचे वाला माइनस होगा, तो अब E और B के बीच में क्या दो बैटरी दिख रहे हैं? ये ने दोनों बैटरी एक दूसरे के दोस्त या एक दूसरे के दुश्मन? अरे देखो यार, नीचे वाला माइनस और ये नीचे वाला माइनस और वो सिनुसॉइडल का माइनस एक दूसरे के अगल बगल, तो दुश्मन। मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग को ये क्या कर दे रहा है? कम। फॉरवर्ड बाइसिंग कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाली ताकत कम हो गई। फॉरवर्ड बाइसिंग ही तो था जो धकेल देता था लोअर रेजिस्टेंस वाले रीजन से हायर रेजिस्टेंस वाले रीजन की तरफ। फॉरवर्ड बाइसिंग कमजोर हो गई तो इमिट होने वाले नंबर कम हो गए, तो कलेक्ट होने वाले नंबर भी कम हो जाएंगे। और कलेक्ट होने वाले नंबर कम हो जाएंगे तो आउटपुट के बारे में क्या कहते हो, बढ़ने लगेगा या घटने लगेगा? अरे भाई आईसी कम हो गया, आईसी कम हो गया तो VCC माइनस ICRL क्या होगा, वो बढ़ने लगेगा। अरे निगेटिव वाला पार्ट कम होगा तो पूरा फ्रैक्शन क्या होगा भाई, इतना तो बता दो, बढ़ने लगेगा। तो इसका आउटपुट का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो आउटपुट ग्राफ क्या हो जाएगा कि जहां भी इसका जीरो मत सोचना, जहां भी है आउटपुट वाला हम देख रहे हैं ये बढ़ने लगेगा, ये बढ़ेगा घटेगा वाला कहानी हो जाएगा शुरू।
और ध्यान दीजिए, जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे कलेक्टर इमिटर करंट कम होगा, फॉरवर्ड बायसिंग डिक्रीज होने से कलेक्टर करंट कम होगा और आउटपुट बढ़ेगा। ये जो चाइनीज भाषा में अभी तक बताया गया उसका एक स्टेटमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सैकड़ों बार पूछा गया कि एनपीएन ट्रांजिस्टर जब एम्पलीफायर के जैसे यूज करते हैं तो इनपुट और आउटपुट सेम फेज में होता है या अपोजिट फेज में होता है? सेम फेज में होता है। जैसे जैसे इनपुट बढ़ता है वैसे वैसे आउटपुट बढ़ता है। तो एक स्टेटमेंट याद करना है हमें। क्या स्टेटमेंट याद करना है? स्टेटमेंट याद करना है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर या when NPN transistor is working as amplifier in common base mode, then V in and V out are in same phase। मतलब फेज डिफरेंस क्या होगा? 0। ये 5 स्टार कर दो पॉइंट को, 6 स्टार हो गया ये तो 7 स्टार कर दो। कि आप जैसे इनपुट को आते देखते हो, इनपुट के आने से रिवर्स फॉरवर्ड बायसिंग डिक्रीज हुआ तो इमीटर करंट कम हुआ, कलेक्टर करंट कम हुआ, वीसीसी माइनस आईसीआरएल जो है वो बढ़ने लगा आईसी कम होने से। तो इनपुट बढ़ा तो आउटपुट भी बढ़ा। क्या कहलाता है ये? सेम फेज। एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में है तो हम कह रहे हैं कि इनपुट और आउटपुट क्या होगा? सेम फेज में होगा। केवल इतना ही पूछ देता है, इनपुट और आउटपुट के बारे में बताओ। अब यहां पर देखो ना, इनपुट थोड़ा सा बदलोगे करंट बहुत ज्यादा बदलता है कलेक्टर इमीटर, और वो जो आउटपुट है बहुत ज्यादा बदलता है तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। बहुत ज्यादा बदलने का मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ गया। यही कहलाता है एम्पलीफाई होना। यही कहलाता है एम्पलीफाई होना। एक बार फिर से बताना, एम्पलीफाई का क्या मतलब? इनपुट में थोड़ा सा बदलाव करो, आउटपुट बहुत ज्यादा बदल गया तो ये एम्पलीफाई हो गया सिग्नल। आप जब भी किसी एम्पलीफायर की बात करते हैं, कैसा भी कॉन्फ़िगरेशन हो, उनमें टर्म्स आता है करंट गेन, फिर आता है वोल्टेज गेन, फिर आता है पावर गेन। ये कुछ टर्म्स आते ही आते हैं। ये कौन सा एम्पलीफायर था? एनपीएन इन कॉमन बेस। एनपीएन था और कॉमन बेस था। अच्छा मुझे बताओ भी कॉमन कौन सा है? फिर से मैं पूछ रहा हूं, कॉमन कौन सा है? बेस। तो बेस इनपुट और आउटपुट दोनों में होने के कारण जब करंट गेन की बात करेंगे तो करंट गेन की बात करेंगे तो करंट आउटपुट बाय करंट इनपुट। वोल्टेज गेन की बात करेंगे वोल्टेज आउटपुट बाय वोल्टेज इनपुट। जब पावर गेन की बात करेंगे पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। तो ये याद रखना मुश्किल है या आसान? मुझे बताओ, ये तो सारे एम्पलीफायर में हो गया। अब हम बात कर रहे हैं एनपीएन इन कॉमन बेस। अब जब कॉमन बेस है तो इनपुट कहां देखोगे और आउटपुट कहां देखोगे? तो आउटपुट कलेक्टर के पास देखेंगे
और इनपुट इमीटर के पास देखेंगे। आउटपुट कलेक्टर बेस के बीच में देखेंगे, इनपुट इमीटर बेस के बीच में देखेंगे। पावर जो लिखते हैं तो पावर आई आउट, पावर पहले रेड कलर वाला ही लिख देता हूं, कॉमन जो हर एक में एम्पलीफायर में रहेगा, आई आउट वी आउट बाय आई इन वी इन। ये भी समझ में आया? आप गेन की बात करते हैं तो गेन की बात करते हैं तो एक काम और करिए ना, गेन दो तरह के चर्चा में आता है, एसी गेन, डीसी गेन। एसी गेन का मतलब होगा जो चेंजेज हो रहा होता है, वेरिएशन है तब तो एसी, डीसी होगा तो कांस्टेंट। एसी गेन होगा डेल्टा आई आउट बाय डेल्टा आई, एसी गेन होगा तो डेल्टा आई सी बाय डेल्टा आई। और चूंकि ये टर्म बार बार आएगा ना तो इसके लिए एक सिंबल दे दिया गया है अल्फा। और चूंकि ये एसी है, डेल्टा टर्म यूज कर रहे हैं, तो कभी अल्फा एसी लिखा मिलेगा और कभी अल्फा डीसी मिला लिखेगा। जब अल्फा डीसी मिला आपके पास तो आईसी बाय आईई लिखेंगे, और जब अल्फा एसी मिला तो डेल्टा आईसी बाय डेल्टा आईई लिखेंगे। चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तो अकेले 5-4 साल आप पढ़ते हो, उसमें तो इन सब के डिटेल बहुत ज्यादा है, और अभी अपने को 4 दिन में पढ़ना होता है, तो इस डिटेल में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। एक आइडिया ये लिया कि बेस तो कॉमन है, तो गेन किसका? आउटपुट का और इनपुट का। आउटपुट वाला करंट कलेक्टर, इनपुट वाला इमीटर। आउटपुट वाला वोल्टेज कलेक्टर के पास, इनपुट वाला इमीटर के पास। दोनों का प्रोडक्ट, आउटपुट वाला पावर कलेक्टर के पास, इनपुट वाला पावर इमीटर के पास। क्या आइडिया याद रख सकते हो इस तरह से सीक्वेंस में? आपके ये पॉइंट यदि समझ में आ गए हो तो एक बार और इसे देख लो। V को क्या ऐसे लिख सकते हैं? रेड कलर में मैं लिख देता हूं, V को I आउट इंटू आर आउट, I इन इंटू आर इन। क्या ऐसे लिखने में कोई बुराई? यदि हम इस फॉर्मेट में लिख दें तो पहला वाला टुकड़ा किस में बदल जाएगा? तो पहला वाला टुकड़ा बदल जाएगा अल्फा में, आर आउट बाई आर इन, आर आउट बाई आर इन साथ में अल्फा, तो ये आ जाएगा वोल्टेज गेन। और पावर गेन में ध्यान से देखो तो एक अल्फा पहले से आया और एक अल्फा इंटू आर आउट बाई आर इन बाद में आ गया, और ये हो गया अल्फा स्क्वायर आर आउट बाई आर इन। हमने पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट का भी काम देख लिया। अल्फा क्या था? कॉमन बेस वाले में अल्फा करंट गेन है, अल्फा इंटू आर आउट बाई आर इन वोल्टेज गेन है, अल्फा स्क्वायर इंटू आर आउट बाई आर इन पावर गेन है। अब वैसे भी सोचो ना, पावर क्या लिखते थे? आई स्क्वायर आर, तो आई आउट स्क्वायर आर आउट अपॉन आई इन स्क्वायर आर इन, आई आउट बाई आई इन तो हो गया अल्फा, अल्फा स्क्वायर इंटू आर आउट बाई आर इन। हमारा और आपका एक कोशिश होना चाहिए, जब न्यूमेरिकल आए तो टर्म हमें दुखी ना करे, टर्म के साथ हम एक खेलना शुरू कर दें। ये अल्फा अब डीसी और एसी में भी मैं ज्यादा पंगे नहीं लेता। क्वेश्चन पढ़ के देखता हूँ, डेल्टा वाला है तो भी डेल्टा आई आउट बाय डेल्टा आई, कांस्टेंट वाला है तो भी आई आउट बाय आई, मैं उसमें ज्यादा नहीं सोचता। और अंतर तो समझो, है सिनुसॉइडल, तो सिनुसॉइडल में या तो एसी की तरह सोचेंगे छोटा सा चेंज लेके, या एवरेज ले लेंगे आईआरएमएस और फिर उनका रेशियो लेके देखेंगे, क्योंकि एसी का इक्विवेलेंट करंट डीसी में क्या होता है? आईआरएमएस, और फिर उनका रेशियो लेके देखेंगे तो वो एसी वाला डीसी वाला हो जाएगा। लेकिन उस डिटेल को जब 4 साल हमारे पास होगा तब सोच लेंगे, अभी क्यों सोचे? अभी मेरे पास ये अल्फा है।
जब कॉमन बेस है तो अल्फा, ध्यान दीजिएगा, कॉमन बेस तो अल्फा। एनपीएन ट्रांजिस्टर है, कॉमन बेस है, और ये अल्फा आप देख रहे हैं। करंट गेन अल्फा इंटू आर आउट बाई आर इन, वोल्टेज गेन अल्फा स्क्वायर इंटू आर आउट बाई आर इन, पावर गेन। अब यहां ध्यान दीजिएगा, मैं डायग्राम नहीं बना रहा, आपको फिर से ये बता रहा हूं। एनपीएन इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर मोड, एम्पलीफायर टर्म, एम्पलीफायर्स टर्म, एनपीएन इन कॉमन इमीटर मोड, एम्पलीफायर्स टर्म। पहला आप फिर से सोचेंगे करंट गेन, दूसरा सोचेंगे वोल्टेज गेन, और तीसरा सोचेंगे पावर गेन। मेनली यही दोनों यूज में आएगा, या तो कॉमन बेस नहीं तो कॉमन इमीटर। कॉमन कलेक्टर मैंने ना तो एनसीईआरटी में देखा है यूज होते, ना किसी क्वेश्चन में ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस मिलते देखा है। अब मुझे बताओ, देख के तो यही आया ना याद, आई आउट बाई आई इन। आई आउट बाई आई इन यहां जो है कॉमन क्या है, इमीटर। इमीटर यदि कॉमन हो गया तो वो तो ना इनपुट के लिए सोचोगे ना आउटपुट, वो तो दोनों में है। तो आउटपुट वाला हो गया आईसी और इनपुट वाला हो गया आईबी, और इसके लिए एक सिंबल दे देते हैं बीटा। कॉमन इमीटर वाले में आईसी बाई आईबी हो जाएगा, आईसी बाई आईबी हो जाएगा करंट गेन, और उसके लिए सिंबल है बीटा। जब आईबी यूज करते हो तो साथ में बीटा याद रखो, अल्फा के साथ बी कहीं नहीं था, लेकिन ये बेस जब आया है आईसी बाई आईबी तो उसके लिए क्या आ गया है, बीटा। अब बताओ वोल्टेज गेन क्या लिख दोगे, वी आउट बाई वी इन, ये लिख दोगे आई आउट आई इन आर इन, ये हो जाएगा बीटा इंटू आर आउट बाई आर इन। पावर गेन क्या लिख दोगे उसी तरह, बीटा स्क्वायर आर आउट बाई आर इन। ये दोनों मैंने आपको बनाकर बताए हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए। एक कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, सेंस मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स म्यू ई is higher than mobility of holes mu h. Hence NPN transistor hence use of NPN transistor is preferred with respect to PNP transistor. एनपीएन ट्रांजिस्टर के बदल, हाँ, एनपीएन ट्रांजिस्टर ज्यादा प्रेफर किया जाता है पीएनपी ट्रांजिस्टर के बदले, क्योंकि पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो होगा इमिट करने होने वाला वो क्या है, होल, और होल की मोबिलिटी क्या है, कम। और इमिटर जो है एनपीएन में क्या इमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या है, ज्यादा। इसीलिए एनपीएन और पीएनपी में कौन ज्यादा यूज होने वाला है, एनपीएन ट्रांजिस्टर ही ज्यादा यूज होने वाला है।
और अभी मैंने पिछला डायग्राम बनाया था कॉमन बेस। अब एक बार डायग्राम देख लेते हैं कॉमन इमीटर वाले का। कुछ फॉर्मूले आ गए हैं, अल्फा, अल्फा आर आउट बाय आर इन और अल्फा स्क्वायर आर आउट बाय आर। इधर बीटा, बीटा आर आउट बाय आर इन, बीटा स्क्वायर आर आउट बाय आर इन। करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, कॉमन बेस, करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, कॉमन इमीटर। ये आप देख रहे हैं डायग्राम एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर मोड वर्किंग एज एम्पलीफायर। ध्यान दीजिएगा, आपने क्या किया, ये बेस देखा, ये इमीटर देखा और ये कलेक्टर देखा। इमीटर, बेस, कलेक्टर है कौन, एन पी एन। किसको ग्राउंडेड कर देने वाले हो आप, बताना थोड़ा। इमीटर को कॉमन रख रहे हैं आप। फॉरवर्ड बायस्ड किसको करने वाले हो, इमीटर बेस को। तो बड़ी डंडी किसे देने वाले हो, एन पी वाले को पॉजिटिव दे देना फॉरवर्ड बायस्ड कहलाता है। पी को पॉजिटिव दे देना फॉरवर्ड बायस्ड कहलाता है। दूसरी तरफ देखो, लोड रेजिस्टेंस और एन को रिवर्स बायस के लिए पॉजिटिव दे देना, रिवर्स बायस के लिए पॉजिटिव दे देना, एन को निगेटिव पॉजिटिव दे देना रिवर्स बायस के लिए जरूरी है। अब इमीटर को पहले आपने ग्राउंडेड कर दिया, इसका मतलब इमीटर को डाल दिया किस पे, 0 वोल्ट पे। मान लो यहाँ 5 वोल्ट लगा दिया, ये तो हो गया +5, और यहाँ 5 वोल्ट के 2 बैटरी लगा दिए, तो यहाँ हो गया +10। बेस और कलेक्टर के बारे में देखना, तो क्या होगा, बेस है P और उसको है 5 वोल्ट मिला, और कलेक्टर है N, उसको है +10 वोल्ट मिला। तो N वाला टर्मिनल हायर पे है ना, हायर पोटेंशियल मतलब रिवर्स बायस। फिर से बोलो, बेस कितने पे है, +5 वोल्ट पे, और कलेक्टर किस पे है, +10 पे। हायर कौन हुआ, कलेक्टर वाला +10। N के साइड हायर पोटेंशियल होना रिवर्स बायस, N के साइड हायर पोटेंशियल डाल दिया रिवर्स बायस। तो यदि यहाँ ग्राउंडेड नहीं करते तो ये एक्सप्लेन होना मुश्किल हो जाता कि ये रिवर्स बायस कैसे है बेस और कलेक्टर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव से जुड़ा दिखेगा आपको, और आप फिर टेंशन में आ जाओगे, भाई सर यहाँ तो दोनों पॉजिटिव में जुड़ गए, आप कैसे कहते हो रिवर्स बायस, क्योंकि शुरुआत किया था कि बेस कलेक्टर को रिवर्स होना चाहिए। तो अब आप देखो उधर 2 बैटरी देने का क्या फायदा मिला हमें, उधर 10 कर दिया है, इधर 5 ही रखा है। इसका मतलब अब बेस है ये भी पॉजिटिव, एन होने के पी होने पर, और एन भी है पॉजिटिव, लेकिन एन वाला ज्यादा पॉजिटिव, मतलब वो रिवर्स बायस्ड हो गया बेस और कलेक्टर मिलके। तो ग्राउंडेड करने से ये फील आना आसान हो जाता है। अब याद करो, आउटपुट तो आप यही देखने वाले थे, आउटपुट तो आप वैसे ही लिख लो, इन दोनों के बीच में आउटपुट आ गया था, इन दोनों पॉइंट के बीच में, और वो लिख रहे थे VCC, कलेक्टर को जो दिया है VCC माइनस IC इंटू RL। और इनपुट कहाँ दे दो, इनपुट यहाँ दे दो, इस जगह इनपुट यहाँ दे दो, और इनपुट ऐसे आपने दे दिया, ये साइन कर्व सिनुसॉइडल V इन, और इधर प्लस इधर माइनस। और मुझे बताओ फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ गई या घट गई, ये दोनों बैटरी जो इस आर्म में दिख रहा है EB के बीच, वो सपोर्टर है एक दूसरे के या विरोध करने वाले,
सपोर्टर, सपोर्टर माने फॉरवर्ड बाइसिंग इंक्रीज, फॉरवर्ड बाइसिंग इंक्रीज, आईई इंक्रीज, आईई इंक्रीज, आईसी इंक्रीज, आईसी इंक्रीज, तो आउटपुट क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब हुआ कि जब हम आउटपुट का ग्राफ बनाएंगे तो जहां भी रहा हो, जीरो नहीं कहेंगे, जहां भी रहा हो वहां से वो कम होने लगेगा, कम होके ऊपर जाएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा। तो आप क्या देखते हो कि एन एनपीएन ट्रांजिस्टर सर आप म्यूटेड है।
हाँ फिर से सुनिए, आईबी, आईई और आईसी में हमने कहा कि इमीटर 100 इलेक्ट्रॉन भेजेगा। इमीटर 100 इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो कलेक्टर जो है वो कलेक्ट कर लेगा 98। बेस में तो 1-2 कंबाइन होगा, 2 मान लो कंबाइन हो गया। जब आप करंट गेन की बात करते हो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, बेस कॉमन है इनपुट आउटपुट दोनों में, तो आउटपुट देखेंगे कलेक्टर पे और इनपुट देखेंगे इमीटर पे। तो IC बाय आई था अल्फा, IC बाय आई मतलब 98/100, 0.98, 1 के करीब, 1 से छोटा, ये हुआ अल्फा। बीटा कैसे देखोगे? बीटा देखोगे IC बाय IB, क्योंकि आउटपुट कलेक्टर पे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, इमीटर तो दोनों में है, आउटपुट कलेक्टर के पास, इनपुट बेस के पास, तो IC बाय IB, IC 98, IB 2, 49। तो बीटा बड़ा आएगा, बीटा बड़ा आएगा इसका मतलब करंट गेन ज्यादा मिलेगा। बीटा वाले केस में कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में एनपीएन कॉमन इमीटर में ज्यादा यूज होगा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह। आप एक रिलेशन देखिए जो बहुत कॉमन है, बहुत बार पूछा गया है, IE प्लस IE इक्वल्स टू IC प्लस IB। IC से डिवाइड कर दो, IE बाई IC इक्वल्स टू 1 प्लस IB बाई IC। मुझे बताओ क्या यहां मैं लिख दूं 1 बाई अल्फा? मुझे बताओ क्या यहां लिख दूं 1 बाई बीटा? तो यहां से अल्फा मिल गया हमें, अल्फा मिल गया बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अल्फा मिल गया बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। और बीटा कैसे मिलेगा? 1 बाय अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 बाय बीटा, यहां से मिल जाएगा बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्या ये आइडिया समझ में आया? ये रिलेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है। एक रिलेशन ये, एक रिलेशन ये, एक रिलेशन ये और एक रिलेशन ये सारे रिलेशन हमें याद रखने हैं। ये सारे रिलेशन हमें याद रखने, ये सारे रिलेशन हमें याद रखने। पहले कौन सा पढ़ा आपने, कॉमन बेस या कॉमन इमीटर? कॉमन बेस। कॉमन बेस में इनपुट आउटपुट वोल्टेज सेम फेज में था, और बाद में पढ़ा कॉमन इमीटर अपोजिट फेज में था। कॉमन इमीटर वाला ज्यादा यूज होगा, बाद में मैंने ये समझ लिया क्यों, क्योंकि बीट अल्फा जो करंट गेन जो था वो 1 से बड़ा था, बहुत ज्यादा बड़ा। क्या ये पॉइंट्स क्लियर हैं? पक्का? आपके फिर से मैं एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम शेयर करूंगा, उसको एनालाइज कर दीजिएगा। फॉर्मूला पहले रफ में खुद से आप 10-20 बार लिख डालो, एक बार ये सेट हो जाएगा ना तो फिर क्वेश्चन तो सारे बनेंगे, गारंटी मैं देता हूँ। वो फॉर्मूले एक्चुअली हमें मिस करता है, हम भूल जाते हैं, नहीं याद रहता, तो फिर क्वेश्चन तो वैसे ही नहीं बनेगा। तो पहले कंफर्ट बनाओ, IE याद रखना 100 इलेक्ट्रॉन भेजा। हाँ एक सिंबल ध्यान रख लेना, आप बार बार इतना करोगे नहीं, P बनाया N बनाया, बहुत झंझट है। तो आप क्या करते हो, ये बेस जैसा लाइन खींचा, एक लाइन इमीटर का होगा और एक लाइन कलेक्टर का होगा। ये बेस, ये कलेक्टर और ये इमीटर। ओ सॉरी, पहले कहाँ लिखा था इमीटर? पहले लिखा था इमीटर कलेक्टर। अब यहाँ दो संभावनाएं बनेंगी, अब यहाँ दो संभावनाएं बनेंगी, ध्यान दीजिएगा। दो संभावनाएं बनेंगी, या तो पीएनपी होगा या तो एनपीएन होगा। आप सिंबल की बात करते हैं ऑफ ट्रांजिस्टर्स। अब मुझे बताओ पीएनपी में हमने क्या देखा था? पीएन और पी में हमने क्या देखा था? कौन जाता इमीटर से? कौन जाता था इमीटर से? होल। कौन जाता था इमीटर से? होल, कलेक्टर की तरफ। तो होल यदि इधर जाएगा, होल, तो करंट का भी डायरेक्शन इधर होगा। इसका मतलब यदि आप एरो ऐसे डाल दें, इसके ऊपर इमीटर पे एरो ऐसे डाल दें, तो एरो का ऐसे डालना क्या प्रूफ कर देगा? एरो का ऐसे डालना प्रूफ कर देगा कि ये जो है आपने जो अभी बनाया है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर। और हमेशा एरो
इमीटर वाले लाइन पे डाला जाएगा। और एनपीएन में क्या इमिट हुआ होगा, जल्दी बताना, एनपीएन में क्या इमिट हुआ होगा? अरे यार एनपीएन है तो एन वाला ना इमिट करेगा, एन में क्या डोमिनेट करता है, मेजॉरिटी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन यदि कलेक्टर की तरफ जाएगा तो करंट का डायरेक्शन किधर लोगे, वापस आते हुए उधर से, कलेक्टर से ई की तरफ। तो ये जो है जब एरो जाते दिखाते हो तो मतलब पीएनपी है, और एरो आते दिखाते हो इमीटर पे तो एनपीएन है। तो क्या इन दोनों के नाम से पहचान कर लोगे आप? ये है पीएनपी और ये है एनपीएन। और हमेशा एरो किस आर्म पे होगा, इमीटर वाले आर्म पे होगा एरो, या तो जाता या तो आता। एरो तो दोगे ना, अरे डायोड में भी तो सिंबल एरो डाल के ही बनाया था यार, तो इसमें भी लेकिन 3 टर्मिनल है, एक बेस बनाते हैं और 2 लाइन ऊपर निकालते हैं, एक को इमीटर मान लेते हैं, और इमीटर पे एरो जो होगा वही बता देगा ये एनपीएन है या पीएनपी है। एनपीएन को कैसे पहचानेंगे? एनपीएन इमिट करता है इलेक्ट्रॉन, कलेक्टर की तरफ भेजता है, तो करंट आया होगा तो इमीटर से करंट निकलने वाला एरो डालेंगे, वो होगा एनपीएन। और पीएनपी में कौन गया होगा, होल कलेक्टर की तरफ, तो करंट गया होगा इमीटर से, तो वो एरो जाता हुआ दिखा। क्या ये आइडिया क्लियर है? एनपीएन पहचान लोगे सिंबल से, पीएनपी पहचान लोगे, और इन हर एक केस में क्या वैलिड है, इन दोनों चाहे से कॉन्फ़िगरेशन कोई भी हो, फॉर ऑल कॉन्फ़िगरेशन क्या वैलिड है, वैलिड है आई बराबर आई सी प्लस आई बी। और फिर यहां से हमने देख लिया 1 बाय अल्फा बराबर हो गया था 1 प्लस 1 बाय बीटा, फिर हमने देख लिया था बीटा हो गया था बराबर, ये अल्फा हो गया था बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, और अल्फा बीटा बराबर हो गया था अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ऐसा ही कुछ था ना, चेक कर लेना एक बार। तो हम लोगों ने ये कुछ रिलेशन देख लिए, ये सब वैलिड है। और अल्फा बीटा वहां से रिकॉल करोगे, करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, करंट गेन इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की कोई चर्चा नहीं की जा रही, ध्यान रखिएगा, उसका यूज नहीं के बराबर। अभी के लिए मात्र सिर्फ इतना ही।